हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल एस्पायर ब्रेन। गाइस, आज से हम हिंदी व्याकरण की एक कंप्लीट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो भी अभ्यर्थी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस व्याकरण सीरीज को अवश्य फॉलो करें। इसमें मैं ध्वनि परिचय से लेकर पद परिचय और जो पूरा सामान्य हिंदी का सिलेबस रहता है वो कवर करवाऊंगी। जैसे आपका इसमें समास रहता है, पद परिचय रहता है, वाक्य विश्लेषण है, वाक्य विस्तार है, शब्द ज्ञान है, विपरीतार्थक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां, पत्र लेखन, निबंध लेखन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट वीडियो के साथ, जो कि पहला चैप्टर है हिंदी व्याकरण का, वो है हमारा ध्वनि परिचय। ध्वनि है क्या एक्चुअल में, पहले हम ये देख लेते हैं। ध्वनि हिंदी भाषा का आधार ध्वनि है। हम बोलते हैं तो मुख से ध्वनि निकलती है। ध्वनि मुख से भाषा के रूप में फूटती है और भाषा में छोटी बड़ी अनेक ध्वनियां होती हैं। और सबसे छोटी जो होती है वो मूल ध्वनि होती है। मूल ध्वनि की जो परिभाषा है, मूल ध्वनि को हम देखते हैं। मूल ध्वनि क्या है? मूल ध्वनि जो है वो अखंड होती है। मूल ध्वनि भाषा की इकाई है और इसके मेल से अक्षर बनते हैं, अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगर यहाँ पे देखें, मूल ध्वनि जो है वो अखंड होती है और मूल ध्वनि जो है वो भाषा की इकाई होती है और इसके मेल से अक्षर बनते हैं। जो मूल ध्वनि होती है इसके मेल से अक्षर बनते हैं, अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से हमारा वाक्य बनता है। तो हम एक एक चीज को हम समझते हैं कि ध्वनि, अक्षर, शब्द और वाक्य ये बनते कैसे हैं। अगर हम मूल ध्वनि की बात करें तो ग जमा आ जमा य जमा अ। वैसे हम ये संधि को भी आगे पढ़ेंगे तो एक एक वर्ण को हम देखते हैं यहाँ पे। ग आ य अ। अब देखो, ये एक एक मूल ध्वनि है, एक एक मूल ध्वनि को जोड़ के ग जमा आ को हमने गा कर दिया है, य जमा अ को हमने य किया है। तो ये बन गया यहाँ पे दो अक्षर। अब इन दोनों अक्षर को जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एक शब्द। अब गा और य को जब हमने इकट्ठा जोड़ दिया तो ये बन गया गाय। अब इसी तरह से ये वाली लाइन अगर आप देखते हैं तो इसमें आपका घरेलू बन रहा है, घरेलू, तीन अक्षर बन गए और यहाँ पे जो है हमारा ये शब्द बन गया। यहाँ पे फिर से हमारे पास चार मूल ध्वनि है, चार मूल ध्वनि से हमारे पास दो अक्षर बन के आ गए हैं और दो अक्षर से बन के हमारे पास एक शब्द आ गया है। और इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास चार मूल ध्वनि है, ह ओ तो ई, और इस यहाँ पे अक्षर इसके दो बन रहे हैं और होती इसका एक पर्टिकुलर शब्द बन गया। और ह जमा ए अगर हम देखें तो इसमें है बन जाता है। तो अब आप देखें, शब्द को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, गाय घरेलू पशु होती है, तो यहाँ पे आपका एक वाक्य बन गया। तो ध्वनि एक सिंगल वन, अक्षर, ध्वनि को जोड़ के जो अक्षर बना, अक्षरों को जोड़ के जो है वो शब्द बना और शब्द को जोड़ के जो है हमारा ये वाक्य बना। तो इस प्रकार जो है ध्वनियों को मिलाकर भाषा बनती है और भाषा बोली और लिखी जाती है। और भाषा के दो रूप होते हैं, जैसे एक मौखिक है और दूसरा आपका लिखित है। मौखिक भाषा में ध्वनियां सुनाई देती हैं, मौखिक जब हम मुंह से जो बोलते हैं उसे मौखिक कहा जाता है। लिखित जो हम ध्वनियां लिखते हैं और देखते हैं। तो मौखिक भाषा में ध्वनियां बोली और सुनी जाती हैं और लिखित भाषा में जो ध्वनियां हैं वो लिखी और पढ़ी जाती है। और प्रत्येक मूल ध्वनि का अलग चिन्ह है, इन चिन्हों को ध्वनि चिन्ह कहते हैं। तो ये यहाँ तक आपका ध्वनि का पूरा का कंप्लीट पैराग्राफ था जो आपका यहाँ कवर हो गया है। अब हम बात करते हैं वर्ण की। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण की परिभाषा अगर हम देखें, मूल ध्वनियों के चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जो मूल ध्वनि के चिन्ह है, जैसे चिन्ह है, इसको कैसे समझना है? चिन्ह मतलब जैसे ग, आ, य, ओ। अब ये मूल ध्वनि के चार चिन्ह हैं, इन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक ध्वनि का अपना चिन्ह है,
हिंदी में 46 ध्वनियाँ हैं, इसलिए 46 ध्वनि चिन्ह है अर्थात 46 वर्ण है। अब हम बात करेंगे लिपि की। लिपि क्या है? लिपि की अगर हम परिभाषा देखें तो लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और लिखी हुई जो होती है उसको लिखावट भी कहते हैं और हिंदी की लिपि जो है हमारी वो देवनागरी है। तो देवनागरी के बाद हम देखेंगे जो वर्णमाला है वो कैसे है। हिंदी वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो एक सिंगल सिंगल वर्ण जो है वो मूल ध्वनि है और जब वो एकत्रित की जाती है, इकट्ठे किए जाते हैं वर्ण, तो उन वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें भी जैसे सबसे पहले स्वर वर्ण है, फिर व्यंजन वर्ण है। स्वर्ण वर्ण की अगर मैं बात करूं तो स्वर वर्ण में अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ ये आते हैं। और इसमें अगला देखिए तो अनुनासिक चिन्ह भी है। अनुनासिक चिन्ह में आपका चंद्रमा का चिन्ह आता है। अनुस्वार में आपकी अंकी बिंदी आती है और विसर्ग भी है इसमें, जो कि विसर्ग वाला चिन्ह है। एक एक चीज को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा अभी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। अब व्यंजन की बात करें तो ये वाले आपके पास व्यंजन है जो क वर्ग में आते हैं, च वर्ग में आते हैं, ट वर्ग में आते हैं, त वर्ग में आते हैं, प वर्ग में आते हैं। ये सारे हमारे जो है क्या है? व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन जो मुख के अंदर से बोले जाते हैं और ऊष्म व्यंजन। तो क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग क्या है? जो क की श्रेणी में आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ण, ये क की श्रेणी में आ रहे हैं, क वाले वर्ग में आ रहे हैं, तो इसको हम वर्ग बोलते हैं। जो च की श्रेणी में आ रहे हैं वो च वर्ग हो जाते हैं, जो ट की श्रेणी में आ रहे हैं वो ट वर्ग है। इस तरह से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इवन देन हम जब स्कूल में थे कभी, तो भी हमें ऐसे रटाया गया था, वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, अगर आप सभी को याद हो तो। और इसके बाद हमारे पास जो है 4 संयुक्त व्यंजन है, जिसमें क्ष, त्र, ज्ञ और श्र है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वर्णों के परिचय की अगर मैं बात करूं तो हिंदी वर्णमाला में जो है कुल 46 वर्ण है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है, तो 40 वर्ण है, जिसमें कि 11 स्वर है और 33 जो है वो व्यंजन है। और इसमें 2 नए व्यंजन है और 2 अयोगवाह है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। क्ष, त्र, ज्ञ जो है और श्र, ये 4 जो वर्ण है इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों के जोड़ से बने होते हैं। ये 2 वर्णों के संयोग से बने हैं। संयोग से बनने के कारण ही इनको क्या है? संयुक्त व्यंजन कहा गया है। अब ये मूल वर्ण नहीं है, ये जो है 4 ये मूल वर्ण नहीं है, क्योंकि ये 2 वर्णों के संयोग से बने हैं, इसलिए इन्हें वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। ये वर्णमाला से बाहर है, लेकिन इनके रूप और इन संयुक्त व्यंजनों के वर्णों को अलग अलग कर लिखा नहीं जाता। अब इस कारण इन्हें वर्णमाला के निकट दिया जाता है। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, एक स्वर वर्ण है, दूसरा आपका व्यंजन वर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर्ण वर्ण की। स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों के उच्चारण में घर्षण नहीं होता, हम उसको स्वतंत्र रूप से प्रोनाउंस कर सकते हैं, उच्चारित कर सकते हैं। जैसे स्वरों के प्रकार अगर हम देखें तो उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक मूल स्वर है, एक संध्या स्वर है। मूल स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर होते हैं और संध्या स्वर जो है वो दीर्घ और संयुक्त होते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। मूल स्वर हमारे पास है अ, ई और उ, मूल ध्वनि है, ये मूल स्वर है ये। दीर्घ स्वर में अ में जब अ हम ऐड करेंगे तो आ बन जाएगा। छोटी ई में जब छोटी ई हम ऐड करेंगे तो बड़ी ई बन जाएगी। छोटा ऊ में जब हम ऊ करेंगे तो वो बड़ा ऊ बन जाएगा। अब अगर हम संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त कैसे बनते हैं? अ जमा ई को ए बन गया, और जमा ए को आई बन गया, और जमा ओ को ओ बन गया, और जमा ओ को औ बन गया। तो ये है आपके मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब ध्वनि परिचय की अगर मैं बात करूं तो इसमें उच्चारण के अनुसार भी 2 प्रकार के हैं स्वर। कैसे? एक निर्णोनासिक है, एक सानुनासिक है। निर्णोनासिक स्वर जो है वो स्वरों का उच्चारण मुख से होता है, और सानुनासिक स्वरों का उच्चारण जो है वो मुख और नासिका दोनों से होता है। जैसे निर्णोनासिक में
ओ आ ई उ री ए आई ओ औ आता है, इसमें हमें नाक का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन सानुनासिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अंग, आ, ई उ ए आई ओ औ अंग, जहाँ पे चंद्र बिंदु है, जहाँ पे अनुस्वार है, ठीक है, वहां पे आपका क्या है, वो सानुनासिक हो जाता है। तो उच्चारण के अनुसार स्वरों के और दो भेद हैं, एक ह्रस्व स्वर है, एक आपका दीर्घ स्वर है। कैसे? ह्रस्व स्वर का उच्चारण हल्का होता है, एक मात्रा उसमें होती है, और दीर्घ स्वर का उच्चारण जो है वो आपका ह्रस्व के उच्चारण से दुगुना होता है। अर्थात ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है और उससे दुगना समय जो है आपका किस में लगता है, दीर्घ स्वर में लगता है। जैसे कम ह्रस्व स्वर है, कम समय लग रहा है, काम दीर्घ हो गया। जल कम समय लग रहा है, जाल दीर्घ हो गया। दिन कम समय लग रहा है, दीन ज्यादा समय हो गया। ठीक है, सुख कम समय लग रहा है लेकिन सुख ज्यादा समय हो गया। तो इस तरह से जो है ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दो तरह के हमारे पास उच्चारण के अनुसार भी है। री का उच्चारण जो है ह्रस्व है, ए आई ओ औ का उच्चारण दीर्घ है। जैसे बैल, बैल, गेंदा, गेंडा, मोर, मोर, कोयल, कौआ, जहाँ पे डबल मात्रा यूज होती है। अब स्वर की मात्राएं की अगर हम बात करें तो परिभाषा हम इसकी देखिए, स्वर के उच्चारण के समय जो उच्चारण करते हुए हमें समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। जैसे हमें जल तो एक एक मात्रा लगी, जाल में दो मात्रा, तो समय वहां को हम देखते हैं। इसके चिन्ह को मात्रा चिन्ह कहते हैं, स्वर के उच्चारण के समय को मात्रा कहते हैं, और उसके चिन्ह को मात्रा चिन्ह कहते हैं। स्वर मात्रा चिन्ह के रूप में व्यंजन वर्णों में मिलते हैं, इसीलिए स्वरों के नाम पर मात्रा चिन्हों के नाम होते हैं। जैसे ओ नाम है अकार, क संयोग है इसमें, ठीक है। इसके बाद आ, आकार, आ का का, ई ह्रस्व स्वर है, इकार, की, ई दीर्घ स्वर है, इकार, की, उ ह्रस्व स्वर है, उकार, कु, बड़ा उ ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, उकारु। तो इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं, और स्वर सभी व्यंजनों में मिला रहता है, और इसीलिए अ सहित व्यंजन अकारांत हो जाते हैं। समटाइम हमें कंफ्यूजन रहता है ना कि अकारांत क्या है, उकारांत क्या है, इकारांत क्या है, तो वो इसी तरह से होता है। और मात्रा लगने पर सभी व्यंजनों के रूप मात्रा लगे अक्षरों के समान हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, ये भी हमने बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, क का की कू क्री के कई को कौ। तो इस तरह से मात्रा लगे अक्षरों के समान हो जाते हैं। मात्रा लगने पर सभी व्यंजनों के रूप जो है वो मात्रा लगे अक्षरों के समान हो जाते हैं। अब है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु ये चंदा मामा के जो चांद की तरह जो चंद्र बिंदु है, ये क्या है, वर्ण नहीं है, इसको वर्ण नहीं कहते। ये अनुनासिक स्वर का चिन्ह है, यह स्वरों के ऊपर रहता है, और चांद हमें लिखना हो, ठीक है, स्वरों के साथ उच्चारित होता है। इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। अब देखिए कैसे, ये देखो, हंस, हा, स, हंस, चांद, कहीं, सिंचाई, पहुंच, यहाँ पे जो है आपके स्वर और चंद्र बिंदु को जोड़ के इसको बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सुविधा के लिए जो है मात्राओं पर चंद्र बिंदु के बदले अनुस्वार भी लगाया जाता है, किंतु सर्वत्र चंद्र बिंदु के बदले अनुस्वार लगाना उचित नहीं है, इससे अर्थ बदल भी जाता है। जैसे हंस का हंस हो जाता है, आंधी का आंधी हो जाता है। अनुस्वार की अगर मैं बात करूं तो अनुस्वार का चिन्ह जो है वो शिरोरेखा पर बिंदु है। आप यहाँ देख सकते हैं शिरोरेखा पर बिंदु होता है। यह पंचमाक्षर के बदले आता है। कैसे? कंकण, कंकण, चंचल, चंचल, टंडन, टंडन, शांत, आधा नौ को हम अनुस्वार में ले लेते हैं, शंभु का शंभु। तो म और नौ को हम इसमें जो पंचमाक्षर होते हैं उनके बदले हम जो है अनुस्वार का यूज करते हैं। पंचमाक्षरों का उच्चारण हमेशा नाक से होता है, इसीलिए पंचमाक्षरों को
नासिक की ध्वनि कहते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन भी आता है नासिक की ध्वनि किसे कहते हैं, तो नासिक की ध्वनि जो है वो पंचमाक्षर को कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। यह न या म के समान सुनाई देता है। आप देख भी रहे हैं, चंचल, टंडन, शांत, कंकड़, है ना। तो इस तरह से ये यूज होता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास विसर्ग है। विसर्ग का चिन्ह ऊपर नीचे दो बिंदु है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक बिंदु ऊपर है, एक बिंदु नीचे है, तो ऊपर नीचे दो बिंदु है, ये विसर्ग है। यह कंठ से बोला जाता है। इसकी ध्वनि जो है ह के समान सुनाई देती है। अतः, नमः, पुनः, प्रातः आदि। तो इस तरह से जो है हम विसर्ग का यूज करते हैं। अब अयोग वहां भी है। अयोग वहां जो है वो अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों, ना स्वर है ना व्यंजन है। जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, उनको हम अयोग भाग कहते हैं। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अनुस्वार के अंदर से, नासिक के अंदर से, विसर्ग के अंदर से, अयोग वहा के अंदर से। तो अयोग वहा जो है वो क्या है, एक तो आपकी विसर्ग है, दूसरा अनुस्वार है। ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। इनका योग ना स्वर से होता है और ना ही व्यंजन से होता है। इसी से ये अयोग वहा कहते हैं। ये किसी के साथ भी नहीं यूज होते। ये स्वर के आश्रम में रहते हैं किंतु व्यंजन के समान सटते नहीं। व्यंजन स्वर के पहले आते हैं और स्वर में सटते हैं। अयोग वहा स्वर के बाद आते हैं और स्वर से अलग रहते हैं। जैसे अब हम देखते हैं इसका यूज कैसे है। ग जमा अ, ग म जमा आ मा, ग जमा अ। अब देखो यहाँ पे अनुस्वार यूज हुआ तो गंग हो गया, जैसे गंगा हम बोलेंगे। और म जमा अ, मह। ठीक है। अब वर्ण व्यंजन की अगर हम बात करें तो वर्ण व्यंजन जो है, वर्ण व्यंजन सॉरी वर्ण व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। शुद्ध व्यंजन हलंत होते हैं। हलंत जो है व्यंजनों में हल चिन्ह, जो ये वाला चिन्ह लगा होता है, ये अ स्वर के लगाने से हल चिन्ह गिर जाता है। जैसे अ स्वर के लगने पर व्यंजन अकारांत कहलाते हैं। अकारांत व्यंजन ही वर्णमाला में दिए जाते हैं। जैसे कि व्यंजनों के प्रकार जो है, व्यंजन जो है वो 3 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें तो आप यहाँ पे देखें, स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन वर्गीय होते हैं। कैसे, क वर्ग से प वर्ग तक के व्यंजनों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग, मध्य भाग और अग्र भाग से होता है। इनके उच्चारण में कंठ, तालु, दांत और होंठ का स्पर्श होता है जीभा से, और इससे वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है इस पूरी लाइन के कि जो भी वर्ण क वर्ग से प वर्ग के बीच में आता है, कवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 3 श्रेणियां जो हैं, इनके बीच के जो अक्षर हैं वो कैसे बोले जाते हैं, जीवा के अग्र भाग से, मध्य भाग से और पश्च भाग से। तो वो स्पर्श होते हैं दांत को, तालु को, कंठ को, इसलिए उन्हें क्या है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ध्यान दे, ड़ और ड भी स्पर्श व्यंजन ही है। अब अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजन जो है वो मुख के मध्य भाग से बोले जाते हैं। य, र, ल, व। अब अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण मुंह की छत और जीभ के बीच से होता है, इसीलिए इसको अंतस्थ, अंदर से, बीच से, है ना, कहा जाता है। अब ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करें तो श, श, स और ह के उच्चारण में कुछ घर्षण सा पैदा होता है। इनके उच्चारण में मुख से ऊष्म यानी गर्म वायु निकलती है। जैसे मैं बोले ऊष्म, शौ में भी होना, ठीक है, शिमला, शरण, ठीक है। तो इस तरह से इसमें शौ के साथ साथ गर्म वायु या ऊष्म, उस कुछ ऐसा घर्षण हमें प्रतीत होता है। तो इससे ये चारों वर्ण जो है वो ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। अब कुछ नए व्यंजन भी है हमारे पास, जैसे भी हमने पढ़ा था ना कि ड़ और ड़ भी स्पर्श व्यंजन है। तो ये 2 नए व्यंजन है, ये अपनी ध्वनियां है, हिंदी की अपनी ध्वनियां है। ये दोनों वर्गीय व्यंजन है। इनमें ड और ढ के गुण है, इसी से ये द्विगुण भी कहलाते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको कंफर्म हो जाता है कि द्विगुण व्यंजन जो है वो कौन से हैं, वो ड और ढ है।
ठीक है। हिंदी में संस्कृत के अनेक डौढ़ों वाले अक्षरों का उच्चारण ड़ौ ड़ौ के रूप में किया जाता है, जैसे कीड़ा का कीड़ा हो जाता है, पीड़ा का पीड़ा हो जाता है। हिंदी में संस्कृत के आषाढ़ को आषाढ़ लिखा जाता है, किंतु ड़ौ के साथ सौ की ध्वनि की संगति होती है, अतः हिंदी में आषाढ़ ही शुद्ध है। सो ड़ और ड वर्ण दो शब्दों के प्रारंभ में नहीं आते हैं, शब्दों के मध्य या अंत में ही आते हैं। तो मतलब इसका कोई भी जो है एक जो फ्रीली वाला वर्ड होता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, ये या तो शब्द के अक्षर के अंत में आता है या तो बीच में आता है, जिससे पेड़, सड़क, पढ़ाई, गूंज, होड़, इस तरह से। अब बात करते हैं हम पंचमाक्षर की। अभी हमने बात की थी, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे पंचमाक्षर का उच्चारण नासिका से होता है, म और न की ध्वनि हमें यहाँ प्रतीत होती है, इससे पंचमाक्षर व्यंजन को नासिक भी कहते हैं। अभी मैंने ऊपर ये क्लियर किया था। पंचमाक्षर शब्दों के बीच अपने वर्ग के अक्षर से पहले आते हैं, जैसे गणगा, पंखा, बांडला, चंचू, पंजा, दंड, अंडा, मंडप, संदर, संधि। तो क ख ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ ण, ठीक है। इस तरह से ये पांचवी जगह पे आते हैं, तो इसको प फ ब भ म त थ द ध न, इस तरह से पांचवा पांचवा अक्षर है ये क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग की श्रेणी का, इसलिए इसको पंचमाक्षर कहा गया। अब पंचमाक्षरों को अनुस्वार के रूप में भी लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है वो भी आप देख लीजिए। जैसे गंगा, गंगा, अब देखो म और न की ध्वनि आ रही है, लेकिन हम इसको अनुस्वार के रूप में इसकी बिंदी जो है शिरोरेखा के ऊपर लगा देंगे। पंखा, बंगला, पंजा, मंच, अंडा, मंडप, वही शब्द हैं जो ऊपर थे, लेकिन इनको हमने लिखा दूसरे तरीके से। ध्यान दे, दो पंचमाक्षर के एक साथ अपने मूल रूप में नहीं आते, जैसे अक्षण, निम्न, अन्न, चम्मच, जन्म और मरम्मत। ठीक है, तो ये दोनों जो है अपने मूल रूप में आते हैं, निम्न, चम्मच, मरम्मत, जन्म, अन्न, इस तरह से। अब अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन की, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि चार हमारे संयुक्त व्यंजन है, वो कौन कौन से हैं। दो व्यंजनों के संयोग को संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे संयुक्ताक्षर पूछा जाएगा या संयुक्त व्यंजन पूछा जाएगा। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजनों के संयोग से बने। कौन कौन से? क और पेट काटा श से क्ष बन गया, त और र से त्र बन गया, ज और र से ज्ञ बन गया, श और र से श्र बन गया। तो संयुक्त होने पर ये पहचाने नहीं जाते, क्योंकि इनके रूप स्थिर हो गए हैं, इन्हें अलग अलग कर नहीं लिखा जाता। तो इसलिए क्ष, त्र, ज्ञ और श्र इसी तरह से हम इनको लिखते हैं। अब अक्षर की बात करें तो परिभाषा अगर हम अक्षर की देखें तो स्वतंत्र उच्चारित होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को अक्षर कहा गया है। स्वतंत्र उच्चारित होने वाली सबसे छोटी ध्वनि क्या है? हमारी क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। और सभी जो स्वर हैं, सभी स्वर अक्षर है। ठीक है, अकारांत और स्वरांत व्यंजन तथा संयुक्ताक्षर भी अक्षर है। अभी जो हमने अकारांत पढ़ा ऊपर, स्वरांत पढ़ा और व्यंजन संयुक्ताक्षर पढ़ा, वो सब भी क्या है? आपके अक्षर है। जैसे स्वर ओ ई उ ए आई ओ औ आदि, अकारांत क ज त म ल स ह आदि, स्वरांत की जो मात्राएं लग जाएंगी, और स्मिताक्षर ये आपके पास है। ठीक है, इसके बाद अगला अगर हम देखें तो ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि का परिचय देखते हैं कि ध्वनि कैसे हम यूज करते हैं अक्षरों के बाद। अब आप देखिए ध्वनि जो है पूरा चैप्टर आपका इसी के ऊपर है। व्यंजनों के रूप को हम देखेंगे। सबसे पहले शुद्ध व्यंजन जो है हलंत होते हैं, जिसमें ये लगा होता है। ठीक है, संयुक्त में व्यंजनों के आधे रूप लिखे जाते हैं, आधे व्यंजनों के तीन रूप होते हैं, जैसे हल, पाई, घूंटी, हटे रूप। अब देखो लगे रूप, अगर हलंत लगे रूप की हम बात करें तो ये हलंत लगा हुआ रूप है। ठीक है, अब हटे रूप की अगर हम बात करें तो उसमें हाप वर्ण आता है, और
अगर हम घूंटी रूप की बात करें तो उसमें भी हाफ हाफ वर्ण आता है। कैसे, हम इसको आगे समझेंगे। संयुक्त व्यंजन का संयोग अगर हम देखें, व्यंजनों का संयोग अगर हम देखें तो व्यंजनों का संयोग कैसे है? परिभाषा, दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अभी तक हमने देखा था संयुक्त व्यंजन चार थे, लेकिन दो या दो से अधिक संयोग से बने व्यंजनों को भी संयुक्त जो है वो व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों में आधे और पूरे व्यंजनों का संयोग होता है। जैसे डॉ टो डॉ दो रो, अड़क अड़ग, बाड़ला, प्राणमुख, लट्टू, मिट्टी, खुट्टी, मिठा, इस तरह से लगे हलंत लगे रूप का संयोग है इसमें। अब दूसरा, अगर हम पाई की बात करें तो पाई का मतलब ख्याति, या आ रहा है ना, ख ग घ ये सब आधा था, लेकिन इसको पूरा करने के लिए हम इसमें पाई लगाएंगे। ख्याति, ग्वाल, विघ्न, अच्छा, सज्जन, कंचन, बच्चा, मज्जा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें आपके आते हैं घुंटी, घुंडी, हटे हुए रूप का संयोग। जैसे सौ, क और एफ है तो सौ, स्तर, किस्म, विस्तार, क्या, क्योंकि एंड वाक्य। और अगर हम व्यंजन गुच्छ की बात करें तो व्यंजन गुच्छ क्या होता है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। व्यंजन गुच्छ है, परिभाषा, व्यंजनों के समूह को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। ठीक है, जो व्यंजन का समूह होता है उसी को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। व्यंजन गुच्छ जो है वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो संयुक्त संयोग वाले व्यंजन होते हैं। व्यंजन गुच्छ में व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं आता। व्यंजन गुच्छ में स्वर व्यंजनों के पहले या बाद में आता है। जैसे कुत्ता है, कु जमा तो हो गया कुत्ता। स्त्री, स जमा त जमा र जमा स्त्री हो गया। ज्योत्सना, ज्योत स न आ और महात्मय, महात्मय। ठीक है, तो इस तरह से जो है व्यंजन गुच्छ जो है व्यंजनों के योग को ही कहा गया है। र वर्ण का योग की अगर हम बात करें तो व वर्ण का संयोग अन्य वर्णों के संयोग से भिन्न होता है। जैसे र वर्ण दो रूपों में संयुक्त होता है और र वर्ण अन्य व्यंजनों के साथ एक तिरछी रेखा के रूप में संयुक्त होता है। जैसे क हलंत र तो इजिकल टू, इसका आपका जोड़ के जो ऐड करके आता है वो क्र हो जाता है। ग और र का ग्र हो गया, त और र का त्र हो गया, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन भी है। त्र, प्र, ट्र, ड्र। ठीक है। अब है हल। हल आर वर्ण अपने वाद वाले व्यंजनों के ऊपर रैफ के रूप में संयुक्त होता है। जैसे देखना है यहाँ पे, र के ऊपर ज, क्र, कर्म जैसे हम लिखते हैं, चर्चा हम जैसे लिखते हैं, बर्फ हम लिखते हैं, हर्ष हम लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से ये ऊपर लगता है। वर्गीय व्यंजनों में र वर्ण को दो तिरछी रेखा के रूप में संयुक्त किया जाता है, जैसे ट्रॉ एंड ड्रॉ, दोनों साइड को। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक ध्वनि के ऊपर। तो हमने जाना कि ध्वनि क्या है, मूल ध्वनि क्या है, ध्वनि जो है मौखिक भाषा और लिखित भाषा के रूप में हो सकती है। वर्ण क्या है, स्वर्ण वर्ण कौन से हैं, व्यंजन वर्ण कौन से हैं, अनुनासिक चिन्ह कौन सा है, सानुनासिक चिन्ह कौन सा है, विसर्ग क्या है, व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, अयोग वा कौन से होते हैं, द्विगुण कौन से होते हैं। ठीक है, तो गाइज ये जो मैंने जितने भी अभी बात की है यही आपके एग्जामिनेशन का दायरा रहता है क्वेश्चंस का। आपसे पूछा जाता है द्विगुण कौन से हैं, संयुक्ताक्षर कौन से हैं, और इसके साथ साथ जो है आपका अनुस्वार, निर्नुनासिक, सार्वनुनासिक, ये सारी चीजें इसमें कवर की जाएगी। तो गाइज हमारा वर्ण के ऊपर ये टॉपिक था जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप अच्छे से कवर करें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। तो गाइज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो और तब तक आप इसको कवर कर लीजिएगा। थैंक यू।